लोग स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, उससे स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सामने देखिएगा। सबसे पहले एक ग्राफ एज्यूम करो, किस किस के बीच में, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है, इनके बीच में ग्राफ देखिए। देखिए इसके अंदर क्या है, एक चीज याद रखना, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के, और ऐसा कब होगा, जब आप टेम्परेचर कम करोगे। ठीक, जब आप किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम करेंगे तो उसका, दोबारा बोलता हूँ, जब आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, होते होते जहां वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ वो लिक्विड फ्रीज हो जाना है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें इस आर्टिकल में टेम्परेचर कम करना है, इससे पहले आर्टिकल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर आपको बढ़ाना था, इसमें आपको कम करना है। कैसे, सामने देखिए। मैंने सॉल्वेंट लिया, यहाँ से देखो, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में, उसका वेपर प्रेशर मान लिया, टेम्परेचर कम करा 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 करा, यहाँ से इस पॉइंट पे सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट स्टार्ट हुई, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। सॉल्वेंट जो लिक्विड स्टेट में था उस समय उसका वेपर प्रेशर हाँ किसके इक्वल हो गया, जब सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये जो टेम्परेचर आया, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट समझ में आ गया। यानी एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में आ जाती है, किसके, सॉल्वेंट की सॉलिड स्टेट के, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसके बाद आपने इसमें क्या करा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके इसका सॉल्यूशन बन गया जी। सॉल्यूशन बनते इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कितना कम हुआ मैंने मान लिया, इतना कम हो गया, नीचे आ गया। ठीक, अब मैंने फिर टेम्परेचर कम करा, फिर कम करोगे 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 करोगे, अभी यहाँ जाके फ्रीज हुआ। अब जो ये वाला टेम्परेचर आया, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब अगर आप यहाँ से मेजर करें तो कोई चीज पहले यहाँ फ्रीज हो रही थी, अब यहाँ हो रही है, यानी इतना टेम्परेचर कम हो गया। ठीक, ये कम हो गया, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यही इसे डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं आप। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये डेल्टा टीएफ भी कैसे निकलेगा, बड़े टेम्परेचर में से छोटा माइनस, यानी सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, याद रखिएगा। सॉल्यूशन माइनस, सॉरी, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। इससे पहले में बड़ा टेम्परेचर कौन सा था, सॉल्यूशन, तो आपने सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट किया था। हाँ, इस केस में आपका बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, सॉल्वेंट का। ठीक, तो सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करोगे। ठीक, नेक्स्ट आओ। डेल्टा टीएफ क्या होता है, ये तो होता ही है, इसके अलावा और क्या होता है जो एक्सपेरिमेंटली आता है, केएफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को ऐसे ओपन कर सकते हो, बात आती है केएफ क्या होता है, तो इधर आ जाओ। केएफ क्या होता है, केएफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, जिसे आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन आएगी, अगर गिवन नहीं आएगी तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन आएगी जिनसे इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। केएफ क्या है, आर टीएफ अपॉन 1000 एलएफ। TF is freezing point of solvent, LF is latent heat of freezing। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। ये या तो गिवन आएंगे, अगर गिवन नहीं आएंगे मतलब या तो ये डायरेक्ट ही गिवन आएगा, 99.9% तो डायरेक्ट ही गिवन आता है। एक आधे क्वेश्चन में कभी कभार हाँ इस तरीके से कैलकुलेट करा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो इसकी कैलकुलेशन हो गई। दूसरा नंबर, डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलैलिटी होता है। अब मुझे इस KF को डिफाइन करना है, इसे डिफाइन करने के लिए मैंने मोलैलिटी को क्या कर दिया, 1। जहां मोलैलिटी को 1 करा, KF किसके इक्वल आ गया, डेल्टा TF के। तो KF को आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज KF, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, ये जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज 1, यही मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ये भी चीज समझ में आती है, तो ये डेफिनेशन हो गई। तीसरी चीज, सिग्निफिकेंस। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी होता है। डेल्टा TF और क्या होता है, T सॉल्वेंट माइनस T सॉल्यूशन, यहाँ से अभी आया T सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, ये KF इंटू मोलैलिटी है। यहाँ से T सॉल्यूशन निकालो, इसे उधर ले जाओगे, माइनस भी ले गए तो T सॉल्वेंट माइनस KF इंटू M आ गया। यहाँ से अगर आप बहुत ध्यान से देखें, KF की वैल्यू जितनी ज़्यादा है ये उतना कम हो जाएगा। ठीक, तो KF की वैल्यू जितनी ज़्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना कम, याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा ये उतना कम। तीसरा मतलब अगला चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है उसको समझो। जैसे इससे पहले आर्टिकल में था, सेम इसमें है। मुझे एक बात बताओ, ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। ये किसका वेपर प्रेशर है, कहने के लिए सॉल्यूशन है मगर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में ही तो है। ये जो वेपर प्रेशर यहाँ आया है ये किसका आया है, सॉल्यूशन का, या फिर सॉल्वेंट का इन सॉल्यूशन में।
यानी ये वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का, बट सॉल्यूशन में। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का आएगा, ये भी फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा, सॉल्वेंट का, पर किसमें, सॉल्यूशन में। तो डेल्टा टीएफ भी किसके लिए आएगा, सॉल्वेंट के लिए। ठीक, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए, यानी जब सभी कुछ इसके लिए आ रहा है, डेल्टा टीएफ इसी के लिए आ रहा है, और डेल्टा टीएफ का ये फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पर ये जो के एफ है ये भी किसके लिए डिफाइन होगा, सॉल्वेंट के लिए, याद रखना। और जब तक सॉल्वेंट सेम रहेगा के एफ की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, जब तक सॉल्वेंट सेम रहेगा, यानी फॉर अ गिवन सॉल्वेंट के एफ रिमेन्स सेम, ये चीज याद रखनी है आपने। ठीक है, आप एक बार इसको देखिए जरा। अब आते हैं हम इस आर्टिकल के क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये दो फॉर्मूले हैं जो इस आर्टिकल में यूज होने हैं, मैंने दोनों आपके लिए इधर लिख दिए हैं। दूसरा, मैं हर एक क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ूंगा, नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर इन केस नोट्स नहीं है, मतलब हाथ के हाथ क्वेश्चन पढ़िए, मेरे साथ सॉल्यूशन देखिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन यहाँ है तो भी समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। A solution made by dissolving 0.32 gram of the compound in 25 gram of water has a freezing point of this much is the freezing point। तो मुझे एक बात बताओ, उसने कहा इतना ग्राम वाटर में ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। सोल्यूट कौन सा पता नहीं, तो मुझे उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। ठीक है, जिस सॉल्वेंट में, मतलब सॉल्वेंट में ऐड होने के बाद जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना है। दूसरा, सॉल्वेंट के बारे में नहीं बताया, तो सॉल्वेंट कौन लेना है आपको, वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आ गया भाई, ये डिग्री है तो डिग्री में लेना, केल्विन है तो केल्विन में लेना। यहाँ से डेल्टा टीएफ निकालो। डेल्टा टीएफ कैसे आएगा, बड़े में से छोटा माइनस करो, यानी सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, तो दिस माइनस दिस, ये आ गया। तो दिस इज डेल्टा टीएफ। केएफ की वैल्यू उसने हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1.86। हाँ, एमबी पूछा है। हाँ, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू दिस। डेल्टा टीएफ दे रखा है, केएफ दे रखा है, डब्ल्यूबी दे रखा है, 1000 पता है, डब्ल्यू ए दे रखा है, एम बी निकालना है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन इज दिस मच। उसने कहा प्योर नाइट्रोबेंजीन है, प्योर बोल दिया तो सॉल्वेंट ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक, तो प्योर नाइट्रोबेंजीन का फ्रीजिंग दे रखा है। आगे कह रहा है 2.5 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस वर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया 2.5 जो आपका ऐड हो रहा है अननोन, इसमें ऐड हो रहा है नाइट्रोबेंजीन में 100 ग्राम में, तो ये हो गया सॉल्वेंट। दूसरा अननोन है तो मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है। तो ये सारी चीजें आ गई। आगे कह रहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी दिस मच। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना दे दिया। तो मुझे बताओ सॉल्वेंट का पता है, सॉल्यूशन पता है, डेल्टा टीएफ हाथ क्या था, आ गया सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन करके वैल्यू पुट करके केल्विन में आ गया। क्यों, ये दोनों केल्विन में, तो केल्विन में। ठीक, आगे केएफ की वैल्यू मुझे आगे केएफ की वैल्यू मुझे 8 दे रहा है नाइट्रोबेंजीन के लिए, याद रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन के लिए केएफ दे रहा है। एमबी पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ दे रहा है। ठीक, सभी कुछ पता है। अगला क्वेश्चन, यहां तक समझ में आया दोनों क्वेश्चन। तीसरा देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल है तो अगेन मुझे उसने अननोन कर दिया, तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता। इन 200 ग्राम ऑफ वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन इतना, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग दे दिया। सॉल्वेंट मुझे पता है, अब ये केल्विन में है तो मैंने केल्विन में लिया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। आप कहोगे कैसे लिया, भाई वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15, 0 डिग्री है तो इतना ही आएगा। ठीक, दोनों क्या आ गए, माइनस कर दिया इसमें से इसको, तो डेल्टा टीएफ आ गया। केएफ उसने दिया है, एमबी पूछा, अगेन सेम क्वेश्चन, ये चीज समझ में आती है। ठीक, आप इसको देखिए एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज दिस मच। यानी नाइट्रोबेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट ये दे दिया, दिस इज सॉल्वेंट। वो कहता है 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सॉल्यूट इन नाइट्रोबेंजीन। अब देखो नाइट्रोबेंजीन में बन रहा है तो इट कंफर्म कि ये सॉल्वेंट ही है। वो कहता है 0.25 मोलर सॉल्यूशन है किसी सॉल्यूट का, 0.25 मोलर सॉल्यूशन है किसी सॉल्यूट का नाइट्रोबेंजीन में, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इतना है। ठीक, और ये डिग्री में दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केएफ फॉर नाइट्रोबेंजीन। देखो मैं इसका रटा रटाया आंसर बताऊं तो आंसर 8 है। आपको मुझे कैसे पता, क्योंकि अभी इससे पहले क्वेश्चन में केएफ ऑफ नाइट्रोबेंजीन 8 था, तो रटा रटाया आंसर। तो अगर आप कुछ के केएफ याद कर लेते हो तो जिसमें भी केएफ आएगा आपको पहले से पता होगा।
और अब इसको सॉल्व कैसे करना है जरा उसको देखते हैं। पर उससे भी पहले एक चीज़ देखो, केएफ निकालना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी होता है। आप मोलैलिटी देखो मुझे पता है, डेल्टा टीएफ देखो मुझे पता है, सीधा केएफ आ जाएगा, डिग्री में ही आएगा, डिग्री में दे रखा है, डिग्री में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, आपका कोई ये क्यों दे रखा है, ये एक्स्ट्रा दे रखा है, हाँ एक्स्ट्रा दे रखा है, क्या फर्क पड़ेगा, पढ़ा रहने दो। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, केएफ डिग्री में बन जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, आंसर 80 आएगा, चेक कर लेना, इधर 2 है इधर 0.25 है, तो आंसर 80 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देखिए। क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट दिस मच, एक सॉल्यूशन है जो इतने पे फ्रीज होता है, व्हाइल दैट ऑफ प्योर वाटर इतना। अब प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, एक्वस सॉल्यूशन दे दिया, तो मैंने हाथ के डेल्टा टीएफ निकाल दिया, टी सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन से, दिस माइनस दिस, आंसर आ गया। ठीक, अब आप कहोगे ये क्यों लिया मैंने वैल्यू, 273.15 क्यों नहीं ली, देखो जो क्वेश्चन में दे रखी है मैंने वो ली है। ठीक, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ तो 273.15 ले रहा हूँ। अगर आपको 273.15 नहीं लेनी है, खाली 273 लेके करना है तो भी क्वेश्चन ठीक है, मत लो 0.15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर आसपास अप्रॉक्स आता है, बस इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप कहोगे लाइक चलो कंपटीशन में तो ठीक है, बोर्ड में तो गलत हो जाएगा, नहीं, आपने ज्यादा एक्यूरेट निकाला 0.15 से, अगर नहीं दे रखा 0.15 से करो तो कोई नहीं काटेगा आपका आंसर, आसपास ही आएगा पर कोई नहीं काटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और उसने ये दे दिया, नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से तो 273.15 ही लेके चलता। ठीक है, नेक्स्ट, तो डेल्टा टीएफ आ गया दिस माइनस दिस से, ये आ गया 0.6, केएफ उसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा मोलैलिटी बताओ, तो आपने सीधा सीधा फार्मूला लगाया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ मुझे मालूम है, केएफ मुझे मालूम है, सीधी सीधी मोलैलिटी आ गई। ठीक, फिर उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला, उसने बोला अगर क्वेश्चन के अंदर केवी इतना है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब केवी इतना है, आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो। अब जब केवी दे दिया और उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाला फार्मूला लगाया, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू मोलैलिटी, केवी उसने दे दिया, मोलैलिटी ऊपर से आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये आ जाएगी, तो मुझे मोलैलिटी पता है, ये पता है, डेल्टा टीवी आ जाएगा, डेल्टा टीवी क्या होता है, टी सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यहाँ तो उल्टा होता है ना, यहाँ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है, यहाँ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट कौन होगा, कुछ नहीं बता रखा, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ से ये निकाल देना। दूसरा एक बार देख लेना कि ये डिग्री में दे रखा है कि केल्विन में दे रखा है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो केल्विन में दे रखा है, अगर ये केल्विन में दे रखा है तो इसको भी केल्विन में ले लेना, तो ये कितना ले लेना 373 केल्विन, तो ये भी किस में आ जाएगा, केल्विन। बस ये चीज याद रखना कि जिस यूनिट में ही चल रहा है, अगर उल्टा क्वेश्चन आता है तो ये केल्विन में रखो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इनने क्या करा, इसने कहा इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज दिस मच, कैलकुलेट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या निकालनी है, लोअरिंग, लोअरिंग क्या होती है, पी नॉट माइनस पी एस, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालनी है। अब ये पार्ट टिपिकल होता है, क्यों टिपिकल पड़ता है उसको समझो। अब आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालनी है, लोअरिंग का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग का है। अब रिलेटिव लोअरिंग का जो डायरेक्ट फार्मूला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, हाँ वो रॉल्स लॉ से हमने डिराइव करा था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, मोलैलिटी, तो या तो पहले मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी निकालो, एक तरीका, तब क्वेश्चन होगा। दूसरा तरीका क्या है, ये फार्मूला डिराइव कर लेना, क्वेश्चन को डाइल्यूट मान लेना और इसको डिराइव कर देना, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हाँ ऑब्जेक्टिव आता है, कॉम्पिटिशन में आता है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, स्कूल में आता है तो पहले आपको इसे डिराइव करना पड़ेगा, ये अपने रॉड्स की क्लास में देखा था। अब इसको डिराइव कर लेना, ठीक, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1000 अपॉन एम इक्वल्स टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी तो ऊपर आई चुकी है, ये पता है, ये पता है, सॉल्वेंट वाटर है तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18, 1000 अपॉन 18 हो जाएगा 55.55, ये कैलकुलेशन आ जाएगी 55.55। पी नॉट मुझे मालूम, पी नॉट माइनस पी एस मुझे निकालना है, वैसे निकाल देना। ठीक, इससे पी नॉट माइनस पी एस निकाल देना, यही क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, ये चीज समझ में आती है, लॉजिक बिल्कुल क्लियर हुआ क्वेश्चन का। ठीक, हाँ अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए। एनसीईआरटी के बैक का 21st क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, ढंग से समझो, लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर कर रखी है पर क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करने में अजीब नहीं है। सुनो, उनने का 2 एलिमेंट है, एक ए और एक बी, अननोन एलिमेंट है तो दोनों के एटॉमिक मासेस नहीं पता है मुझे। ठीक, पहले
प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, नहीं पता। कह रहा है हैविंग फार्मूला, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, फॉर्म कंपाउंड्स, एक Ab2 एक Ab4, एक Ab2 एक Ab4। अगर मैंने इसका एटॉमिक वेट x मान लिया, इसका y मान लिया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, x+2y, x+2y। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा, x+4y, x+4y। इनके मॉलिक्यूलर वेट्स आएंगे। आगे देखिए, वगैरह व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब इन दोनों को 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन किसकी तरह काम करेगी, सॉल्वेंट की तरह काम करेगी, ठीक है। तो 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व करा जा रहा है दोनों को, ठीक। कितना कितना डिसॉल्व करा जा रहा है, 1 ग्राम ऑफ Ab2, इसका 1 ग्राम ऑफ Ab2, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना, यानी जब इसका 1 ग्राम इसके 20 ग्राम में डाल रहे हैं तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक। जबकि इसका जब 1 ग्राम 20 ग्राम में डाल रहे हैं तो इतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। दोनों की सब कुछ अलग अलग किया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, जो सॉल्वेंट है वो है 5.1। हाँ, 5.1 केल्विन ये दिया है, सभी कुछ केल्विन में चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ ANP, यही एटॉमिक मासेस निकालना है। क्वेश्चन अब सिंपल दिख रहा है, पर जिस तरीके से लैंग्वेज थी वो सिंपल नहीं था। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, ANB आर टू एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं, Ab2 एंड Ab4। वो कहता है आगे क्या, व्हेन 1 ग्राम, हाँ नहीं, व्हेन बोथ आर एडेड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, दोनों पे 20 ग्राम ऑफ बेंजीन को, मतलब दोनों 20 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड हो रहे हैं। वो कह रहा है 1 ग्राम ऑफ दिस लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय दिस, 1 ग्राम ऑफ दिस लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। यानी सॉल्वेंट के बारे में ज्यादा इन्फो नहीं दी, शुरू में ही दे दी, तो सॉल्वेंट सेम ही रहेगा। याद रखना कि दोनों उसी में ही ऐड हो रहे हैं, सेम अमाउंट लेना है, सेम सॉल्वेंट है सेम अमाउंट लेना, ठीक है। KF दिया है, क्योंकि सॉल्वेंट सेम है तो दोनों का KF सेम रहना, ये भी पता होना चाहिए। तो KF दोनों का सेम लेना है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट सेम लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसका बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी मॉलिक्यूलर वेट के बारे में, तो ये अपने आप मानने पड़ेंगे, अपने आप से इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैंने आपके लिए बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से करके देख लेना इसको, ठीक। अब क्या कह रहा है, एटॉमिक वेट्स निकालना है। अब बात ही आती है एटॉमिक वेट्स तो तब आएंगे ना जब मॉलिक्यूलर वेट्स पता हो। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है, फार्मूला लगाओ। पहले Ab2 के लिए लगाओ डेल्टा TF Ab2 KF, वही मोलैलिटी का फार्मूला। क्रॉस चेक करो क्या पता है क्या नहीं, डेल्टा TF पता है, KF पता है, वेट पता है 1000 पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, ये निकल जाएगा। ऐसे ही इसमें आओ, ये पता है, 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 चेक कर लो, ये रहा KF, ये रहा वेट, ये रहा 1000 पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, ये निकाल। तो यहाँ से तो ये निकाल लो, यहाँ से ये निकाल लो, ठीक। दोनों के मॉलिक्यूलर वेट आ गए, क्वेश्चन हो गया। आप कहोगे कैसे, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट आ गए, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके इक्वल है, ये रख दिया, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके इक्वल है, ये रख दिया। इनकी वैल्यूज मुझे पता चली गई होंगी, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी यहाँ से सॉल्व होकर आ गई होंगी, यहाँ रख देना, दो इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो किस किस की वैल्यू आ जाएंगी, x एंड y की वैल्यू आ जाएंगी। तो जो एटॉमिक वेट्स उसने पूछे थे वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या कंप्लीट हुआ आपका, हाँ ये क्या कंप्लीट हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अगली क्लास में हम चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक।